सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आईओटी की लाइव क्लास में। इस क्लास के अंदर आप लोगों को आईओटी की बिल्कुल डीपली चीजें बताई जाएंगी, बेस से लेकर एडवांस तक। ये सीरीज, ये जो मैराथन है, ये जाने वाली है बिल्कुल धमाकेदार। तो जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ भी रखा है फिर भी डरे हुए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आज की ये लाइव क्लास आप लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक अच्छे से देखो। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे और डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों के टीचर्स आपके साथ हैं। इस सेशन एंड में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी दूंगी, जहां से आप अपने आईओटी की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ जिन नोट्स से मैं आपकी तैयारी करवा रही हूं, वो नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। बट स्टार्ट करने से पहले फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, ताकि हर बच्चा सेशन जाने वाला है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगी, जब भी आप लोगों को आईओटी का एग्जाम होता है, आईओटी में आपको कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को देखकर पहले ही आपको घबराना नहीं है, काम रहना है। जैसे मैं आपको क्लास में भी चीजें समझाती हूँ, पेपर में जैसे ही आप बैठ जाते हो बिल्कुल काम रहो, इधर उधर कहीं ध्यान मत दो। क्लासेस में हमने जो जो चीजें कवर करी हैं, पेपर उसमें से ही आएगा। आज भी हम जो चीजें करेंगे मैक्सिमम पेपर के अंदर रिपीट होंगी, तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन को पढ़ के बच्चे क्या करते हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें भी गलती कर देते हैं, पर आपको ऐसे नहीं करना। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना है, फिर हमें एक एक आंसर को अच्छे से समझना है। जो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे पेपर में उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास, विच स्किल हेल्प्स मैनेज वर्क प्रेशर। यहां पर एग्जाम में भी आपको 4 ऑप्शन मिले, आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी स्किल है जो किसको मैनेज करती है, वर्क प्रेशर को, यानी काम के प्रेशर को मैनेज करने की स्किल को क्या बोला जाता है। फटाफट से बताओ सभी। स्ट्रेस मैनेजमेंट बोला जाता है, पैनिक बोला जाता है, लेजीनेस बोला जाता है, या फिर इग्नोरिंग टास्क बोला जाता है। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। में बोला कौन सी स्किल काम के प्रेशर को मैनेज करेगी। अब ऑप्शंस को देख लो, 4 ऑप्शन है हमारे पास। काम के प्रेशर को मैनेज करने की स्किल, अगर मैं बात करूं इग्नोरिंग टास्क, कि टास्क को इग्नोर कर देना। अगर आप काम को इग्नोर कर दोगे तो काम होगा ही नहीं, और काम नहीं होगा तो आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो काम का प्रेशर कम हुआ कि बढ़ा, बढ़ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेजीनेस अगर आप रखोगे, सूती काम को लेकर रखोगे, अभी नहीं, फिर कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, अभी नहीं, ऐसे कर करके काम को आप टाल रहे हो। टालते रहोगे, काम कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, इससे भी वर्क प्रेशर बढ़ेगा। बट हमें तो क्या करना है, वर्क प्रेशर मैनेज, तो ये भी नहीं है। पैनिक, काम को देख के पैनिक हो गए। जैसे कुछ बच्चे अभी एग्जाम काफी नजदीक है, पेपर अपना एडमिट कार्ड देख के पैनिक हो गए होंगे कि हमने एक भी क्लास नहीं लगाई। पैनिक हो जाओगे तो और प्रेशर बढ़ेगा, तो ये भी सही टेक्निक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस मैनेजमेंट ही वो टेक्निक है जिससे आप अपने काम के प्रेशर को मैनेज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज विच हैबिट इंप्रूव्स इंटरव्यू कॉन्फिडेंस। इनमें से कौन सी ऐसी हैबिट है जो किसको इंप्रूव कर, इंटरव्यू के अंदर आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करती है। बताओ। देखो, मेरे बताने से पहले मेरे को ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहती इस 40 नंबर के 20 मार्क्स के जो ये चैप्टर है, इसमें कोई बच्चा एक भी नंबर कटवाए, ठीक है। तो मेरे बताने से पहले आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कौन सा बच्चा कितना एक्टिव है। तो क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कौन सी आदत है जो अगर आप लोग अपना लो तो इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सबसे पहले आती है प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस जितनी आप करोगे कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा। अब कोई चीज है, कोई भी काम है, आप कोई क्वेश्चन की ही बात लगा लो, अगर आपको कोई क्वेश्चन की आपने बार बार प्रैक्टिस कर रखी है और एग्जाम में आपके पास वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल का होगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी और वही क्वेश्चन आ गया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। तो यानी कि प्रैक्टिस बिल्कुल सही है। बाकी आप भी देख लेते हैं हम। अवॉइडेंस का मतलब क्या है, अवॉइड करना। आप अगर चीजों को अवॉइड करोगे, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर उसको ही अवॉइड करोगे या उससे रिलेटेड चीजों को अवॉइड करोगे, क्या के टाइम पर आप लोग कॉन्फिडेंस रख पाओगे?
बिल्कुल नहीं रख पाओगे, तो ये तो बिल्कुल गलत। फियर, डर, डर होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। नेग्लेक्ट, ये भी गलत है। नेग्लेक्ट का मतलब क्या है कि आप उसको क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो ये तीनों बिल्कुल गलत है। इस प्रैक्टिस, ठीक है। अब आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच कम्युनिकेशन टाइप यूजेस जेस्टर्स एंड एक्सप्रेशंस। देखो, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन कर रखा है वो ये बिल्कुल मत समझना कि मैम बहुत ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है और टफ क्वेश्चन आएंगे। पेशेंस मेंटेन करके रखो, पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दैट इज द रीजन मैं आपको यहाँ पर ये करवा रही हूँ, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर इस जो अंदर मैं ऑप्शन एक समझा रही हूँ बच्चे, उसको समझाने का रीजन ये है, जरूरी नहीं है पेपर में एज इट इज लिखा आएगा, वो पेपर में घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। तो मैं नहीं चाहती क्वेश्चन सिंगल से आए, आंसर मेरे हर एक बच्चे का सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कम्युनिकेशन टाइप यूजेस जेस्टर्स एंड एक्सप्रेशन। यहाँ कुछ कम्युनिकेशन के टाइप बता रखे हैं और पूछा है इन्हें ऐसा कौन सा टाइप है कम्युनिकेशन का जो जेस्टर्स यूज करता है, एक्सप्रेशंस यूज करता है। जेस्टर बोले तो इशारे, एक्सप्रेशन जो हम फेस के एक्सप्रेशंस बना लेते हैं। तो इनमें से हमने कम्युनिकेशन टाइप किए थे चैप्टर नंबर 6, तो कौन से ऐसे हमारे पास कम्युनिकेशन है जो जेस्टर्स यूज करती है, एक्सप्रेशन यूज करती है। जैसे तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और पेपर के टाइम पर अगर इन्विजिलेटर ड्यूटी दे रहा है, आपको बोलना बिल्कुल भी नहीं है, आपका दोस्त आपके साइड में कहीं पर भी बैठा है तो आप लोग हाथों से इशारे करते हो, पहले का दूसरा, मतलब बोल नहीं सकते लेकिन हाथों से इशारे करो, दूसरा तीसरा, या सामने वाला पूछ रहा है कि पहले का पहला, आप अपने फेस के एक्सप्रेशन से ऐसे ऐसे करते हो, हाँ इस तरीके से। तो ये क्या है, आप बोल नहीं रहे हो पर आप फेस के एक्सप्रेशन या जेस्टर्स के थ्रू आप बता रहे हो, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए वर्बल, क्या वो वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम अपने वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे अब मैं आप पढ़ा रही हूं, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है हमारी, वर्बल। लेकिन बोलना तो होता ही नहीं जेस्टर के टाइम पर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। रिटन यानी लिख के, मैंने तो बोला हाथों के इशारे, फेस के एक्सप्रेशन, ना कि लिख के, तो रिटन भी नहीं आएगा। नॉन वर्बल, तो राइट आंसर इसका नॉन वर्बल क्यों आ जाएगा। नॉन वर्बल का मतलब होता है बच्चे जहां आप वर्ड्स को बोल के यूज नहीं करते, आप अपनी बात पहुंचाते हो सामने वाले के पास, बट कैसे, इशारों से या एक्सप्रेस के थ्रू। लास्ट ऑप्शन है टेक्निकल, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टेक्निकल मतलब फोन के थ्रू, चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इशारे और ये चीजें कब यूज करते हो, आप यूज करते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विच इज नॉन वर्बल। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच राइटिंग स्किल इज यूज्ड फॉर जॉब एप्लीकेशन। अब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपके अंदर कौन सी राइटिंग स्किल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए रिज्यूम राइटिंग। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। मैं देख रही हूं कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है, क्या सही आंसर आएगा बताएं। वेरी गुड हरिओम, बताइए जल्दी, वेरी गुड रन। बाकी सभी बच्चे जवाब दें जल्दी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि जॉब एप्लीकेशन के लिए जब आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो कौन सी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। क्या बात, 2 बच्चे बिल्कुल एक्टिवली बता रहे हैं, बाकी सबको क्या हुआ। वेल डन, गुड, हैप्पी। तो देखो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज रिज्यूम राइटिंग। क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और जॉब के लिए फिर जाते भी हो, जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो वो आपके पास वो रिज्यूमे की स्किल्स तो होनी चाहिए। आप रिज्यूमे बनाओगे कैसे, रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स होंगी तो ही बनाओगे। तो यहाँ वही पूछा है कौन सी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। ऑप्शन है बाकी स्टोरी राइटिंग, जॉब में स्टोरी राइटिंग का क्या काम, स्टोरी थोड़ी ना लिखनी है वहां पे, पोइट्री थोड़ी ना करनी है वहां पे, ये भी गलत है, ऐसे थोड़ी ना लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज रिज्यूम राइटिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोफेशनल क्वालिटी बिल्ड ट्रस्ट। यहां 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसी कौन सी प्रोफेशनल क्वालिटी है जो ट्रस्ट बिल्ड करती है। प्रोफेशनल का मतलब कि आप वर्किंग पर्सन हो और आप जहां काम करो वहां के लोगों के बीच में लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट कब होगा। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होगी
जिससे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? तो सबसे पहले है ऑनेस्टी। आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं जॉब कर रही हूं कहीं पर भी, वहां के लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कब करेंगे? अगर मैं ऑनेस्ट रहूंगी, ईमानदार रहूंगी अपने काम को लेकर, तो क्या सब लोग मेरे ऊपर बिलीव करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं। ऑनेस्ट इंसान के ऊपर हर कोई बिलीव करता है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है एरोगेंस। मतलब जैसे एरोगेंस यहां पर भी दे रखा है, डिसेप्शन का मतलब होता है धोखाधड़ी। आप धोखा करो, जहां भी काम कर रहे हो वहां के लोगों के साथ, क्या कोई आप पे बिलीव करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो ये राइट आंसर नहीं है। एरोगेंस का मतलब क्या है? घमंड है फालतू का किसी भी चीज का। तो क्या लोग आपके ऊपर बिलीव मतलब ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर, अगर खुद में ही आपके अंदर ईगो फैक्टर है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये गलत है। लेजीनेस, आलसपना आपके अंदर, तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा। कोई काम देने से पहले सोचेगा नहीं इसको मत दो काम, ये तो बहुत आलसी है, ये तो काम करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा कि वर्किंग प्रोफेशनल के अंदर आप ऐसी कौन सी क्वालिटी है चारों में से जो ट्रस्ट बिल्ड करती है? ऑप्शन नंबर ए, विच इज ऑनेस्टी। जितने आप ऑनेस्ट रहोगे, लोग आपके ऊपर उतना ही बिलीव करेंगे, उतना ही ट्रस्ट करेंगे, वो अपने काम भी आपको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, स्किल हेल्प इन इफेक्टिव टीम वर्क। टीम वर्क की बात हो रही है, टीम के साथ मिलकर काम करने की बात। इनमें से कौन सी स्किल टीम वर्क, अच्छा टीम वर्क बनाने में मदद करती है? ईगो, बिल्कुल गलत। टीम है, उसमें 10 मेंबर है और उस टीम के किसी एक मेंबर में ईगो है, 2-3 मेंबर में ईगो है, क्या वो टीम वर्क कर पाएंगे? क्या वो जो टारगेट उनको अचीव करना है, जो गोल उनको अचीव करना है, वो कर पाएंगे? एक मेंबर के अंदर भी ईगो फैक्टर है ना, तो वो पूरी टीम को खराब कर देता है, पूरी टीम का माइंड खराब हो जाता है, बिल्कुल वो अपना गोल ही नहीं अचीव कर पाएंगे। कोऑपरेशन, ये बिल्कुल सही है। इफेक्टिव टीम वर्क, कोऑपरेशन का मतलब क्या है? टीम के 10 मेंबर एक दूसरे को कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए जब वो काम करने आगे आ रहे हैं ना, तो उस टीम का जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो लोग बिल्कुल अचीव करेंगे। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है अकेले रहना, टीम के साथ मिलकर काम ना करना। टीम के साथ मिलकर काम नहीं होगा, अकेले अपनी मस्ती में लगे रहोगे तो टीम वर्क, जो भी टीम का टारगेट है, वो कभी टीम अचीव कर ही नहीं पाएगी, तो ये गलत है। कॉम्पिटिशन, टीम वर्क की बात चल रही है, टीम के मेंबर्स ही आपस में कंपटीशन की भावना रखेंगे तो टीम बिखर जाएगी, वो इफेक्टिव टीम वर्क हो ही नहीं पाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा क्वेश्चन 6 का, कि कौन सी स्किल इफेक्टिव टीम वर्क बनाने में मदद करती है? ऑप्शन नंबर बी, विच इज कोऑपरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच कम्युनिकेशन बैरियर इज कॉज्ड बाय लैंग्वेज डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोला ऐसी कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है? कम्युनिकेशन बैरियर मतलब दो लोग हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, बातचीत करते टाइम उनके बीच में जो बैरियर आता है, जो बाधा बनती है, किसके थ्रू बाधा बनती है? लैंग्वेज के थ्रू। मान के चलो एक तमिल इंसान है और एक चाइनीज है। चाइनीज को ना तमिल लैंग्वेज आती है, ना हिंदी आती है, वो इंग्लिश या चाइनीज समझ सकता है, पर तमिल वाले को सिर्फ तमिल आती है, हिंदी भी नहीं आती उसको। तो तमिल अपनी तमिल में बोले जा रहा है, चाइनीज चाइनीज में बोले जा रहा है, या इंग्लिश में। उनको लैंग्वेज, उनके बीच में क्या बनी हुई है? एक बैरियर, एक बाधा बनी हुई है, वो बातचीत ही नहीं कर पा रहे। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है जो लैंग्वेज की वजह से होता है? तो लैंग्वेज की वजह से क्या साइकोलॉजिकल बैरियर होगा? साइकोलॉजिकल बैरियर तब होता है जब माइंड अलग अलग हो, एक की माइंड थिंकिंग अलग है, एक की अलग है, वो तब होता है लैंग्वेज बैरियर। क्वेश्चन में ही बोल दिया, लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर होता है? लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से लैंग्वेज बैरियर ही होगा। फिजिकल बैरियर कब होता है? कि एक इंसान फिजिकली फिट है, एक फिट नहीं है, मतलब फिजिकली डिसेबिलिटी एबिलिटी वाला केस। टेक्निकल बैरियर, ये भी बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल बैरियर की टैक्निकली चीज में कुछ एक्सपर्ट है, कुछ किसी को नॉलेज ही नहीं है, लेकिन यहां बात है लैंग्वेज डिफरेंस, तो लैंग्वेज बैरियर ही वो कम्युनिकेशन बैरियर है जो उनके बीच में आएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, विच इज लैंग्वेज बैरियर। नेक्स्ट आता है बच्चे, विच फैक्टर हेल्प इन करियर सक्सेस। अब इनमें से आप लोग बताओ मुझे, 4 के 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो करियर में सक्सेस लेने में हमारी मदद करे, कि अगर आप अपने करियर में सक्सेस पाना चाहते हो तो इन चारों में से क्या चीज बेस्ट रहेगी? जल्दी बताओ मुझे। क्या? फियर ऑफ फेलियर,
या रेजिस्टेंस टू चेंज या कंटिन्यूअस लर्निंग या आइसोलेशन। जैसे बताओ मुझे इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो करियर की सक्सेस में मदद करता है। मैंने बोला बच्चों करियर सक्सेस में जो मदद करे वो फैक्टर बताओ चारों में से। गुड सिमरन, बाकी बच्चे जवाब दो जल्दी। हरिओम, आई एम वेटिंग। ओके, देखो सपना, बट फियर ऑफ फेलियर कैसे आ जाएगा? आपने बोला मैम फियर ऑफ फेलियर, समझो देखो इसको। मैंने बोला करियर में आपको सक्सेस चाहिए, करियर में अगर सक्सेस चाहिए तो कौन सा फैक्टर आपकी मदद करेगा? फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? काम शुरू करने से पहले ही फेल होने का डर है मन में कि अगर मैंने ना ये काम स्टार्ट किया कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मन में ठान लेंगे, मन में डर, जब फेल होने के डर से, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं ले सकते। तो ये बिल्कुल गलत है, समझ गए? आगे रेजिस्टेंस टू चेंज, इसका मतलब क्या है? खुद को बदलने से डरना। अगर लाइफ में अगर आप कुछ अचीव चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर हमें निकलना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में है और उसने सक्सेस ले ली। नहीं, उसको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा लाइफ में अचीव करने के लिए। लेकिन ऑप्शन नंबर को चेंज नहीं करना चाहते। आप चाहते ही नहीं कि मैं अपनी रील्स देखने की आदत बंद कर दूं। नहीं, मुझे नहीं बंद करनी, मुझे तो रील्स भी देखनी है। नहीं नहीं, डिस्ट्रैक्ट भी होना है पड़ते टाइम। नहीं नहीं, मुझे तो खेलना भी है, मुझे तो ये भी करना है। तो आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो बच्चे तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी बोल रहा है कि चेंज नहीं करना। ऑप्शन 3 कंटिन्यू, इट इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर लाइफ में हमें कुछ भी चाहिए, करियर में अगर सक्सेस मिलेगी, कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते रहो। जिस दिन डे 1 आईओटी की क्लास लगी थी उस दिन कर आज भी जो बच्चे झटपटा रहे हैं ना, पेपर देने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि नहीं मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी ना कम रह जाए, वहां जाके ये भी प्रैक्टिस सेट दे दूं, मैम के थ्योरी लेक्चर्स भी देख लूं, मैम ने जो ऑलरेडी एमसीक्यूज मैराथन या चैप्टर वाइज ले मैं वो भी देख लूं। कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। देखना वो बच्चे एस ग्रेड जरूर लेकर आएंगे। तो ऐसी लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंटिन्यूअस लर्निंग ही आपको सक्सेस दिला सकती है। आइसोलेशन का मतलब है खुद को अकेला करना। देखो बहुत बार करियर में अगर हमें सक्सेस चाहिए, हमें नेटवर्क बनाने की जरूरत होती है। अगर आप अकेले नहीं कर पाओगे, अकेले आपकी मेहनत आपका साथ देगी, आपका हौसला आपका साथ देगा, पर एक पॉइंट पे हमें किसी ना किसी की हेल्प जरूर मिलती, मतलब जरूरत है। तो ये भी सही नहीं है। तो अब समझ में आया बच्चों, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस लर्निंग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। विच इंटरव्यू स्किल इन्वॉल्व्स आंसरिंग क्वेश्चन क्लियरली। यहां बोला इन 4 ऑप्शन में से इंटरव्यू स्किल, वो इंटरव्यू स्किल कौन सी है जिसके अंदर क्वेश्चंस का आंसर देना इन्वॉल्व है, जिसके अंदर क्वेश्चंस का आंसर देना इन्वॉल्व है। तो आप कोडिंग, डीबगिंग, वायरिंग, कम्युनिकेशन, जैसे कि यहां पर हमसे पूछा आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के अंदर आंसरिंग क्वेश्चन का आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आपके बारे में कुछ बताओ। तो उसने आपसे पूछा कि अपने बारे में कुछ बताओ, आप कोडिंग करके अपने बारे में बताओगे? नहीं ना, बिल्कुल गलत। डीबगिंग क्या होती है? एरर को फिक्स करने की एक प्रोसेस होती है। क्या डीबगिंग के थ्रू आप चीजें बताओगे? बिल्कुल नहीं। वायरिंग, उसने आपके बारे में पूछा, क्या वहां वायरिंग करने लग जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उसने पूछा आपके बारे में, क्लियरली किसके थ्रू बताओगे? कम्युनिकेशन, बोल के बताओगे। कितना इजी क्वेश्चन है। इस तरीके को क्वेश्चन में कुछ बच्चे क्या सोच लेते हैं, अच्छा आईओटी का पेपर है तो आईओटी में तो वायरिंग है, आईओटी में तो कोडिंग भी है, कुछ वायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के क्या पता वायरिंग कर दे। पर ऐसा नहीं बच्चे, हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में बोला है इंटरव्यू स्किल, जिसके अंदर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर क्लियरली देना है, साफ साफ शब्दों में देना है। तो वो कौन सी हमारे पास स्किल होती है? वो होती है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10। विच बिहेवियर क्रिएट्स पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। इन चारों के अंदर से ऐसा कौन सा बिहेवियर अगर आपके अंदर है
तो आपको लेके दूसरों में पहला फर्स्ट इंप्रेशन ही पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं आप लोगों की लाइव क्लास लेने के लिए आई और आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो अगर मेरे अंदर का ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिससे आप लोगों की नजरों में मेरे को लेके एक पॉजिटिव इमेज बनेगी। अब बताना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू, कॉन्फिडेंस, क्या मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी, अगर मैं नेगेटिव हूं, मैं नेगेटिव चीजें मैं आपको इस क्लास में बोलने लग जाऊं, तुम तो सब फेल हो गए, तुम पास नहीं हो सकते, जिस बच्चे ने आज तक नहीं पढ़ा कुछ नहीं कर पाएगा, अगर मैं ऐसे नेगेटिव चीजें बोलूंगी तो क्या आप लोगों के अंदर मेरे को लेके इमेज बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल गलत है। एरोगेंस, अगर मैं यहाँ आके एरोगेंस दिखाऊं, गुस्सा दिखाऊं, अपनी ईगो दिखाऊं आप लोगों को, तो क्या आप लोग पॉजिटिव इंप्रेशन दे पाओगे मेरे को? बिल्कुल भी नहीं। साइलेंस, अगर मैं चुप बोलूं ही ना तो पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ो, कोई इंप्रेशन ही नहीं जाएगा आपके अंदर, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, कॉन्फिडेंस। अगर मैं यहां खड़े होकर कॉन्फिडेंसली आप लोगों को चीजें समझा पा रही हूं तो मतलब डेफिनेटली आप लोगों के अंदर पॉजिटिव इमेज होगी। तो सेम एज इट इज यहां बोला है, कोई भी इंसान है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या उसने नहीं पढ़ रखा, तो एक उसका कौन सा बिहेवियर है जो पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है, तो नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जेडकिंग की जो ऐप है, जिस बच्चे को नहीं पता और जिन बच्चों ने इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर रखा, प्ले स्टोर पे जाओ, अभी प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च करो जेडकिंग, वहां जेडकिंग की ऐप आप लोगों को दिखाई देगी। मैं बता भी देती हूँ आप लोगों को, जेडकिंग जैसे ही सर्च करोगे उस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका नंबर वगैरह मांगेगा, आप उसके अंदर अपना नंबर डाल के लॉगिन करें। फिर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ऐप का नॉर्मल ऐप का इंटरफेस होता है, नीचे टैब्स होती हैं, यहाँ पर भी एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ कोर्सेज वगैरह आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो वो लाइंस होती हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन 3 लाइन पे क्लिक करोगे, यहां पर एक ऑप्शन आता है बच्चे फ्री मटेरियल का। क्या आता है? फ्री मटेरियल। इस फ्री मटेरियल पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस फ्री पे क्लिक करोगे, इसके अंदर ऑप्शन आएंगे टेक्स्ट, वीडियो और टेस्ट। आपको टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, वहां पर M4 R5.1 के प्रैक्टिस सेट के नाम से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उस फोल्डर के अंदर IoT के मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, अभी कंटिन्यूसली डल रहे हैं उसमें, अभी कुछ एक डले हैं, कुछ एक और अभी आएंगे। तो मैं चाहती हूं हर से IoT की प्रैक्टिस करके ही पेपर में जाए। मैं नहीं चाहती कोई भी पॉइंट हम लोग छोड़। लाइव क्लास है, लाइव चीजें समझाएगी, प्रैक्टिस भी करनी है उन चीजों की। ठीक है, जेडकिंग ऐप को अभी डाउनलोड करो सभी बच्चे, और जिनको नहीं पता उनको भी ये चीज बताओ एक बार फटाफट से। जिन्होंने ऐप को डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा कि मैम हम कर लेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, फटाफट से मुझे कमेंट में थम्स अप करो कि डन मैम, कर लोगे, पक्का करोगे प्रैक्टिस सेट की प्रिपरेशन, या हो चुकी है ऑलरेडी ऐप डाउनलोड। फटाफट से मुझे आप लोग बताओ ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा रहे। आप लोगों की श्योरिटी चाहिए मुझे। जल्दी से मुझे हर बच्चा रिप्लाई करे कि मैम प्रैक्टिस सेट करके ही जाएंगे हम पेपर में। जल्दी बच्चे, जल्दी क्विकली रिप्लाई करो, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे बहुत क्वेश्चंस हम लोगों के पेंडिंग है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। रिप्लाई कीजिए जल्दी, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिमरन, ओके बच्चे, गुड। मुझे ये एक चीज समझ में नहीं आ रही बच्चों, हरिओम, रोहित, साहिल, इतना लेट रिप्लाई कैसे कर रहे हो आप लोग? सर्दी है इसीलिए? सर्दी लग रही है, टाइप नहीं हो रहा, रजाई से बाहर हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा क्या? निकाल लो, सिर्फ एक थम्स अप ही करना है कि यस मैम हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल करेंगे, तब जाके आप अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, चलो वो आप लोग करोगे, गुड। हरिओम, थोड़ा मुझे पता है सर्दी बहुत ज्यादा है, बट थोड़ा कोशिश करो कि हाथ को थोड़ा सा चलाओ इसको, क्योंकि प्रैक्टिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करनी है। ऐप के ऊपर भी प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच सॉफ्ट स्किल हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? इन चारों में से ऐसी कौन सी सॉफ्ट स्किल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी मदद करती है?
कोई भी प्रॉब्लम में अगर हम पड़ गए तो उसको सॉल्व करने में हमारी मदद कौन सी करेगी? फियर। आप लोग बताओ, क्या आप लोगों के अंदर डर है? अगर डर है तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तो नहीं है। लेजीनेस, आपके ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है और आप प्रॉब्लम के टाइम पे भी सुस्तो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग इज द राइट आंसर। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? जैसे आप किसी प्रॉब्लम में फंसे, आपकी जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है प्रॉब्लम के टाइम पर भी आप अपने माइंड को सही यूज कर पा रहे हो, पैनिक नहीं कर रहे, शांत रहकर सोच पा रहे हो कि मुझे अब ये करना है, वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आइसोलेशन, प्रॉब्लम में पड़ते ही खुद को अकेला कर लिया, कमरे में बंद कर लिया, क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? रोने लग गए, सोल्व हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तीन ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विच इज क्रिटिकल थिंकिंग। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच राइटिंग फॉर्मेट इज यूज टू समराइज इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पर बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे तो 1000% पेपर में आएगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बोला इनमें से, ये चार की चार एक राइटिंग फॉर्मेट है, तुम भी जानते हो, नोटिस, रेज्यूमे, लेटर, रिपोर्ट, राइटिंग फॉर्मेट है। इन चार राइटिंग फॉर्मेट में से कौन सी राइटिंग फॉर्मेट यूज की जाती है? समराइज इंफॉर्मेशन। समराइज इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन। इन चारों में से नोटिस है। अब मुझे आप लोग बताओ, क्या नोटिस इंफॉर्मेशन को डिटेल में देता है? नोटिस का मतलब क्या है? नोटिस का मतलब है कि कोई भी चीज का नोटिस, जैसे अब सपोज करो कोई फंक्शन होने वाला है और उसका नोटिस हमने नोटिस बोर्ड पे डाल दिया या व्हाट्सएप में डाल, नोटिस में सिर्फ क्या होगा? कब है फंक्शन, फंक्शन की टाइमिंग क्या है, मतलब जो भी चीज रहेगी, एक इंफॉर्मेशन, जस्ट हल्की सी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है ना। उसमें डिटेल में तो नहीं होगा, इतने बजे से इतने बजे तक डांस चलेगा, इस टाइमिंग के अंदर लंच होएगा, इस टाइमिंग के अंदर, डिटेल में तो नहीं सब कुछ होता। नोटिस जस्ट एक इंफॉर्मेशन भेजता है ना, तो नोटिस तो नहीं है डिटेल में। रिज्यूमे, क्या रिज्यूमे डिटेल्ड समरी इंफॉर्मेशन के लिए होता है? रिज्यूम एप्लीकेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए होता है, तो ये भी नहीं है। लेटर, लेटर तो हम कोई कंप्लेन डालनी है या अपने किसी रिश्तेदार के पास भेजना है, किसी भी तरीके का हो सकता है वो। लेटर के अंदर क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है? लेटर में तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से हमने जब आप स्कूल में थे कि लेटर के अंदर उतने लिखो, टू द पॉइंट बात ही लिखो, डिटेल में तो चीजें नहीं लिखते, तो लेटर भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बच गया? रिपोर्ट। रिपोर्ट इसका राइट आंसर। क्यों है रिपोर्ट? रिपोर्ट का एग्जांपल ले लो, मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट क्या है? आप टेस्ट करवाने गए हॉस्पिटल में, टेस्ट करवाया, आप लोगों ने लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया, आप लोगों ने कोई भी टेस्ट करवाया, तो वो मेडिकल रिपोर्ट आपको एक एक चीज बताएगी कि आपकी बॉडी के अंदर ये इतनी है, बट नॉर्मल जितनी है, क्या आपके अंदर कमी है, क्या चीज ज्यादा हो चुकी है, वो डिटेल में, यानी वो समराइज करके आपको इंफॉर्मेशन देगी। मेडिकल रिपोर्ट छोड़ो, कोई भी और रिपोर्ट का एग्जांपल, स्कूल रिपोर्ट ले लो, स्कूल रिपोर्ट में बच्चा अटेंडेंस कितनी है टेस्ट सारे, वो रिपोर्ट क्या बताती है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विच इज रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच कम्युनिकेशन स्किल्स अंडरस्टैंड अदर्स। इनमें से ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन स्किल जिससे हम दूसरों को समझ पाते हैं? अब मुझे, अगर मेरे स्टूडेंट्स को समझना है किसको आता है या नहीं आता, तो मेरे अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए? अगर मुझे, स्टूडेंट छोड़ो, मुझे किसी और को समझना है कि इंसान ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये ऐसा है तो क्यों है, अगर मेरे को किसी और को समझना है तो मेरे अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब अगर मुझे किसी को जानना है ना, इंसान कैसा है, तो मेरे अंदर एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग मतलब सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैं क्लास में भी तुम लोगों को बोलती हूं, एक अच्छा श्रोता जो होता है वही एक अच्छा वक्ता होता है। बताना कि एक अच्छा वक्ता वही होगा जो एक अच्छा श्रोता होगा। अच्छा बोल वही पाएगा जो अच्छे से सुनता है दूसरों को। दूसरों को समझना है तो एक्टिव लिसनिंग की कैपेबिलिटी, स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये राइट आंसर है स्पीकिंग लाउडली। मेरे को किसी को समझना है, मैं लाउडली बोलूं तो मैं समझ पाऊंगी? कभी भी नहीं। कि सामने वाला मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है पर मैं उसके ऊपर चढ़े जा रही हूं, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होगा ही नहीं, वो
इंटरप्टिंग, सामने वाला कुछ समझा रहा है, मैं उसको सुनने के बजाय इंटरप्ट कर रही हूँ, बीच में ही उसकी बात काट रही हूँ, तो मैं नहीं अच्छे से उसको समझ पाऊंगी। इग्नोरिंग, वो कुछ बता रहा है और मेरा ध्यान ही कहीं हो रहा है, इग्नोर कर रही हूं मैं। कई बार होता है ना कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा, बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं, कहीं ध्यान होता है उनका, तो क्या आप लोग समझ पाओगे जो मैं बता रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव लिसनिंग आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। विच एटिकेट इज इंपॉर्टेंट इन वर्क प्लेस? एटिकेट का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार, जो हम बचपन में पढ़ते थे। ऐसी कौन सी अच्छी आदत है जो वर्क प्लेस पर होनी चाहिए कम्युनिकेशन के टाइम? जहां आप काम कर रहे हो, जिस जगह, उस जगह पर कम्युनिकेट करते टाइम आपके अंदर कौन सी अच्छी आदत होनी चाहिए? ऑप्शन पहला ही है पोलाइटनेस। जहां भी आप काम छोड़ो, कहीं पर भी आप जाते हो, अच्छा एटिकेट क्या बोलता है कि आप कभी भी किसी से भी बात करो, पोलाइटनेस के साथ करो, बिल्कुल पोलाइटली बात करो कि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इसके अंदर एटिकेट्स हैं। तो ये सही है। एरोगेंस, गुस्से में अकड़ू तरीके से बात करोगे तो बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। इग्नोरेंस, इग्नोर ही कर दोगे, अच्छी आदत नहीं है। रूडनेस, रूडली बात करोगे, अच्छी आदत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये तो बता दिया, प्रैक्टिस सेट आपको हमारी जेडकिंग की ऐप पे मिलेगा। और जो जिन नोट्स में से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, जैसे ही मेरी ये लाइव क्लास खत्म होगी, मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम पर भी आप लोगों को पता है टेलीग्राम का नाम क्या? टेलीग्राम पे जाकर सर्च करो जेडकिंग _इंस्टीट्यूट। जैसे ही सर्च करोगे हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जेडकिंग _इंस्टीट्यूट। ज्वाइन करो। इस लाइव क्लास के बाद मैं पीडीएफ का लिंक शेयर करूंगी, वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं पढ़ते टाइम कि मैम थोड़ा सा फास्ट, कुछ बच्चों के माइंड में आ सकता है कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा टाइम लगा के क्यों बता रहे हो, इसका मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। जेडकिंग बिलीव्स इन क्वालिटी एजुकेशन। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फास्ट तो मैंने पहले ही एक चीज आपको बताई थी कि मेरा टारगेट ही उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे एग्जाम से आधा घंटा पहले देखते हैं कि आधे घंटे में पेपर क्रैक कैसे करें। फास्ट वाला मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आए, मेरे बच्चे उसका जवाब दे पाए, ठीक है। तो इसी कंसिस्टेंसी के साथ, कामनेस के साथ जुड़े रहो। आगे है, विच हैबिट इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ? इनमें से ऐसी कौन सी आदत है अगर आप लोगों ने अपनाई तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, खुद की ग्रोथ होगी। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट कर देना, अवॉइड कर देना। चीजों को अवॉइड करोगे तब क्या तुम्हारी ग्रोथ हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, वहीं रुक जाएगी ग्रोथ। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब सेम वही, चीजों को आप क्या कर रहे हो, चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, नहीं लोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा, खुद को लेके आप डिसिप्लिन में होगे कि एक दिन के जो आपके काम है कि रात से पहले मुझे अपने सारे काम कंप्लीट करने हैं, मतलब खुद को एक टाइम होता है, प्रॉपर टाइमली चीजें कर रहे हो, तो आप पर्सनल ग्रोथ आपकी होगी ही होगी। तो ये सही है। अवॉइडेंस, चीजें अवॉइड करोगे तो कभी भी आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर है बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन। वो आदत है अगर आप लोगों ने अपना ली तो आपकी ग्रोथ होना तय है। इसके बाद आता है 16th क्वेश्चन, विच फैक्टर इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? फियर, डर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रिपरेशन, जितनी तैयारी करोगे किसी भी चीज की, आईओटी के पेपर की तैयारी कर रहे हो, जितनी तैयारी करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो प्रिपरेशन। स्ट्रेस, टेंशन ले लोगे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं। कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो जाओगे, ये करूं वो करूं ये करूं, नहीं होना कंफ्यूज। कुछ बच्चे सोच लेंगे थ्योरी पेपर है तो थ्योरी चैप्टर्स की वीडियो, अभी कुछ फायदे हैं बच्चे थ्योरी चैप्टर की वीडियो देखने का टाइम बहुत कम है, मैं खुद भी सजेस्ट करूंगी एमसीक्यू मैराथन पे काम करो जितना हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देख लो, वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ लो, पूरा का पूरा नहीं कर पाओगे अभी कवर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपा को सिर्फ क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा, बढ़ेगा। विच स्किल हेल्प मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली? ऐसी कौन सी स्किल है जो इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करती है?
ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे, फटाफट से कमेंट में आंसर करो सभी बच्चे। कौन सी ऐसी स्किल है जिससे हमारे इमोशंस मैनेज होते हैं? 4 ऑप्शन है, चारों में से बताओ। इमोशनल इंटेलिजेंसी, टेक्निकल स्किल, कोडिंग स्किल या हार्डवेयर स्किल? बताओ जल्दी। बताइए। मैम कल पेपर है। कोई बात नहीं बच्चे, आप घबरा क्यों रहे हो? फिर कल पेपर है, हम मिलके अचीव कर लेंगे उसको, कर देंगे उसको क्लियर, डोंट वरी। क्या नाम है आपका? नाम बताओ एक बार। बाकी बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, गुड, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नाम नहीं बता रहे मैं बताती हूँ आपको। कल पेपर भी है तो डर क्यों रहे हो आप? मैं बताती हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है। ये जो मैं वीडियो करवा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर होंगे उनको अच्छे से करो। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है जेड किंग का, मैं खोल के भी दिखा देती हूँ, लेकिन ऐसे घबराना नहीं है। देखो मैं बता रही हूँ, आप तैयारी कैसे कर लो। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उससे बहुत हेल्प मिलेगी बच्चे आपको। आपको क्या करना है, जेड किंग जहां से आप लाइव क्लास देख रहे हो ना, हमारे चैनल को ओपन करना है। तब तक बाकी बच्चे जवाब दें उसका, जो मैंने क्वेश्चन अभी पूछा था ना बच्चों, जवाब दो उसका। और जो बच्चे बोल रहे हैं कल पेपर है या परसों, आप जेड किंग सर्च करो यूट्यूब पे, चैनल होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले तो सब्सक्राइब भी करो। फिर बच्चे कोर्सेज सेक्शन में जाओ। कोर्सेज में आपको देखो यहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, मानव प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बच्चे, डरना नहीं है, आपके साथ है। देखो आपको कोर्सेज सेक्शन में गए मानव, आपको करना क्या है, यहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी ओ लेवल IoT M4 R5.1 MCQs दिख रही है ना। कल भी पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बता रही हूं आपको, ये वाली वीडियो आज वाली अच्छे से देखो, समझो, समझ आ गई हो सके दोबारा रिपीट पे देखो। फिर इसके अंदर 16 लेसन है। अगर आपके पास टाइम है 16 की 16 वीडियो देखने का देखो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैम मैं कर रहा हूं, सारी की सारी मत देखो, लास्ट की 3 वीडियोस देख लो जिसमें मैंने मैथन क्वेश्चंस करवा रखे हैं, यानी चैप्टर वाइज स्किप कर दो। इसमें लास्ट की 3 वीडियोस हैं, मैं इसके अंदर आपको दिखा देती हूं। देखो लास्ट की 3 वीडियोस हैं। महामैराथन एक 100 MCQs की, एक 100 MCQs की है, और एक ये 200 MCQs की है। ये 3 वीडियो अच्छे से देख लो मानव, और आज मैं जो करवा रही हूँ बच्चे वो अच्छे से। कल के पेपर के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। लेकिन एक चीज याद रखना पेपर से पहले, जो मैंने पहले भी आपको बताई, कि आप पेपर में जैसे ही बैठो आपको डरना फिर भी नहीं है। जितना आपने अच्छे से पढ़ा उस कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देना है, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, 4-5 वीडियोस देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे उससे। अगर 4-5 वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है ना कि डर सा लग रहा है कि मैम पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा, तो आप और ज्यादा वीडियोस अच्छे से देखो। वो देख ली हैं तो आप प्रैक्टिस टेस्ट दो, प्रैक्टिस सेट पे जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करो बच्चे। पीडीएफ्स मिलेंगी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, पेपर क्लियर हो जाएगा। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। पैनिक करोगे जो आता आप वो भी भूल जाओगे, पर पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कर लेंगे हम अचीव, ज्यादा डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी वीडियो देख तो कोई भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को कोई डाउट है तो आप मेरी किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट डाल सकते हो कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं आता, आप ये बता दो, तो मैं पेपर से पहले आपको वो टॉपिक भी बता दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप घबराओ नहीं, अच्छे से कौन पेपर में जाओ। यस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, ऐसी कौन सी स्किल है जो हमारी मदद करेगी हमारे इमोशंस को मैनेज करने में। इमोशंस होते हैं हम लोगों के अंदर, अगर अपने इमोशंस को मैनेज करना है तो कौन सी स्किल मदद करेगी? इमोशनल इंटेलिजेंसी। अगर कोई पर्सन इमोशनल है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों पे वो हर्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो उस अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, कि हर चीज के ऊपर हमें क्या नहीं करना होता, रिएक्ट नहीं करना होता। चीज जरूरी नहीं है
सामने वाले ने जैसा बोला है कि हम ओवर थिंकिंग में ले आए उस चीज को, तो इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, ये सही है। टेक्निकल स्किल का इमोशंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है, हार्डवेयर का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे आता है 18th क्वेश्चन। देखो अब सॉफ्ट स्किल से हम आगे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। सॉफ्ट स्किल से अगला क्वेश्चन, विच एआई टेक्निक इज यूज्ड फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन? पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज हिडन होती हैं, वो पैटर्न पहचानने में आईओटी के अंदर एआई की कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन एआई से रिलेटेड आता है, पैटर्न पहचानने के लिए जो स्किल यूज होती है वो होती है मशीन लर्निंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएल। मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पैटर्न रिकॉग्निशन होती है। पैटर्न रिकॉग्निशन एक शॉर्ट फॉर्म देती हूँ, एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान के चलो, मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है कि मशीन कर रही है, किसी मशीन को तैयार कर रहे हो आप एआई के लिए। अब चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को कोई भी इमेज दे दो, वो बता देगी ये किसकी इमेज है, पर उस चैट जीपीटी को भी तो किसी ने सिखाया होगा ना कि कैसे बताना है। वो चैट जीपीटी भी तो पैटर्न को पहचानती है। मैंने क्या किया, एक कैट की पिक्चर ली, चैट जीपीटी को दे दी और पूछा ये कौन है, वो बोल देगी ये तो कैट है। उसको कैसे पता चला ये कैट है? क्योंकि चैट जीपीटी को जिस टाइम ट्रेनिंग दी गई थी वो कैट की बहुत सारी पिक्चर्स दे दी थी, बहुत सारी, हजारों में। फिर चैट जीपीटी ने सबको देखा कि कैट के क्या पैटर्न होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, कि कैट की आंखें कैसी होती हैं, उसके बाल कैसे होते हैं, उसके विस्कर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें उनको पैटर्न बोलते हैं। आंखें, कलर, शेप, उसको पैटर्न बोला जाता है। तो एआई के अंदर पैटर्न को पहचानने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? मशीन लर्निंग। अगर मैं बाकी के ऑप्शंस की बात करूं, एनक्रिप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एनक्रिप्शन एक सिक्योरिटी प्रोसेस है, एक सिक्योरिटी मेथड है, इसका पैटर्न पहचानने से कोई लेना देना नहीं है। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है फाइल बड़े साइज की उसको छोटा साइज कर देना, इसका भी पैटर्न से कोई लेना देना है। राउटिंग का मतलब है डेटा किस रास्ते से जाएगा वो रास्ता बताना, इसका पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। गुड, जो बच्चे साथ साथ जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। विच कॉन्सेप्ट प्रोसेस डेटा नियर द सोर्स? ये इंपॉर्टेंट है, अभी इन चीजों में आपके डाउट नहीं होने चाहिए। अब ये भी मैं समझा देती हूँ होता क्या है बच्चों। देखो अब यहां पर बोला ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है इनमें से जो सोर्स के नजदीक रह के डेटा प्रोसेस करता है? बात किसकी हो रही है? आईओटी की। आईओटी का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो, ये आईओटी है, यही सारे अपने सेंसर्स वगैरह हैं, एक्टर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर, सब कुछ इसके अंदर है आईओटी में। ठीक है, ये आईओटी है। आईओटी के जस्ट ऊपर होती है एज कंप्यूटिंग। क्या होती है? एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग के ऊपर होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? क्वेश्चन में हमसे पूछा इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो डेटा को प्रोसेस करता है? कहां प्रोसेस करता है? सोर्स के नियर, सोर्स के नजदीक। सोर्स कौन है? आईओटी। आई नजदीक कौन है? कौन आईओटी के नजदीक? एज कंप्यूटिंग। इसका राइट आंसर भी एज कंप्यूटिंग है। क्यों है इसका राइट आंसर एज कंप्यूटिंग? क्योंकि एज कंप्यूटिंग आईओटी के बिल्कुल नजदीक होती है, नजदीक होकर डेटा प्रोसेस करती है, और ये इतनी नजदीक है तो ये फास्ट भी है, मेमोरी भी कम लेती है, पावर भी कम लेती है और फास्ट भी है क्योंकि ये नजदीक है। यहां पर सिर्फ एक चीज पूछी है, सोर्स के पास रह के डेटा कौन प्रोसेस करता है? एज कंप्यूटिंग करती है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग तो ऊपर है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्लाउड क्या होता है? एक रिमोट लोकेशन जो हमें नहीं पता कहां है, बहुत दूर, वो बहुत दूर है। बात की जा रही है पास की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो होगा ही नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग तो होगा ही नहीं। एज कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? ग्रिड, मल्टीपल कनेक्शंस इंटरसेक्ट करते हैं जब एक दूसरे से, उसकी भी बात नहीं हो रही, नजदीक की बात हो रही है। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग का मतलब है जब एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है कि सोर्स के पास रह के डेटा कौन प्रोसेस करता है? एज कंप्यूटिंग। पेपर में अगर आ जाए दूर रह के कौन प्रोसेस करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ गए?
एज कंप्यूटिंग में और क्लाउड कंप्यूटिंग में एज कंप्यूटिंग बहुत फास्ट होती है क्योंकि वो आईओटी के बिल्कुल नजदीक है, कम पावर लेती है, कम मेमोरी लेती है, और आईओटी की डिवाइसेस कम पावर वाली होती हैं और कम मेमोरी वाली होती हैं, तो ये आईओटी के लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो एज कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अब तुम खुद बताओगे, मैंने अभी उसके फीचर्स बता दिए। विच आईओटी फीचर ट्रेंड इंप्रूव्स रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। अब इन चारों में से रियल टाइम डिसीजन कौन देता है, आप लोग बताओ मुझे, क्या ऑप्शन आएगा इसका, जल्दी बताएं। इनमें से ऐसा कौन सा आईटी का फीचर है जो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग करता है। रियल टाइम डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, रियल टाइम डिसीजन लेता है। रियल टाइम बता देती हूं, आपने इनपुट दी, साथ के साथ आउटपुट मिल गई सही टाइम में। मैंने आप लोगों को जैसे अभी बोला इसका आंसर दो, तुरंत आप लोगों ने इसमें रिप्लाई कर दिया कि ये आएगा, उसको बोलते हैं रियल टाइम। वेरी गुड मानव, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, गुड। देखना, मुझे पक्का पता है आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आओगे, ऑल द बेस्ट। एज कंप्यूटिंग इसका सही आंसर है, बहुत सही जवाब दिया। आगे आगे और बच्चे भी दे रहे हैं, वेल डन। मुझे नाम नहीं पता बच्चे आपका क्या है, तो बट आप जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है आपकी, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चे एज कंप्यूटिंग। क्यों, रियल टाइम मतलब इनपुट दी, साथ के साथ आउटपुट। एज कंप्यूटिंग आईओटी के बिल्कुल नजदीक है, तो वो रियल टाइम में मतलब सही टाइम में जवाब देगी ना। मैनुअल प्रोसेसिंग, अगर आप खुद मैनुअल ही प्रोसेस करेंगे, अब कोई भी काम है खुद से आप काम करने बैठ जाएं, हम कितना टाइम लगा देंगे उसमें, बहुत टाइम लगा देंगे। लेकिन एज कंप्यूटिंग तो बहुत फास्ट है ना। वायर्ड कंट्रोल, वायर्स के थ्रू भी फास्ट काम नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन स्टोरेज, ऑफलाइन मतलब लोकल स्टोरेज भी टाइम लगा देगी, कई बार डेटा इतना ज्यादा हैवी होता है वो हैंग हो जाती है, रियल टाइम आउटपुट मिल ही नहीं पाती। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर विच इज एज कंप्यूटिंग। जिन भी बच्चों ने जवाब दिया है, वेरी गुड, आई रियली प्राउड ऑन यू। ये देखो, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। Which encryption technique is lightweight for IoT? बात की जा रही है एनक्रिप्शन टेक्निक की। इन चारों में से ऐसी कौन सी एनक्रिप्शन टेक्निक है जो यूज की जाती है IoT में और जो कैसी है, लाइट वेट। लाइट वेट वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइट वेट का मतलब होता है जिसका वेट बहुत लाइट है। कम वजन, कम वजन का मतलब मेमोरी में जो बहुत कम स्पेस ले, उसको बोलते हैं लाइट वेट। तो इन चारों में से हमें बताना है लाइट वेट कौन सी है। तो इन चारों में से अगर मैं बात करूं ब्लोफिश की, जो ब्लोफिश है ये एक एल्गोरिथम है, ये एक एनक्रिप्शन टेक्निक नहीं है। हालांकि ये सिक्योरिटी के लिए है, बट ये एक एल्गोरिथम है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है एनक्रिप्शन की टेक्निक। अब बात आती है AES DES, मैंने थ्योरी चैप्टर में करवाया था। AES होता है एडवांस एनक्रिप्शन टेक्निक, DES का मतलब होता है डेटा एनक्रिप्शन टेक्निक। RSA की अगर मैं बात करूं, उस पर भी मैं जाऊंगी, पहले इन दोनों को देखो। AES इसका सही आंसर आएगा, क्यों आएगा अब वो देखो। हमसे पूछा IoT में यूज होने वाली लाइट वेट इनक्रिप्शन टेक्निक बताओ, AES है। क्यों है, एडवांस एनक्रिप्शन टेक्निक, नाम में देखो एडवांस। इसको एडवांस इसलिए बोला क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं सिक्योरिटी के वो बहुत एडवांस है, नए फीचर्स हैं, ट्रेंडिंग फीचर्स हैं, वो इजीली हैक नहीं हो सकते, वो मुकाबला करेंगे चीजों के साथ। दूसरा, कम पावर लेते हैं, कम मेमोरी लेते हैं, तो सही मायने में एडवांस जो AES है वो इसका सही। अगर मैं बात करूं DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये भी इंक्रिप्शन की टेक्निक है, पर ये गलत क्यों है, क्योंकि जो DES है ये सिक्योरिटी का बहुत पुराना तरीका है। अगर पुराना तरीका है, लेकिन मार्केट में हैकिंग के तो नए नए तरीके आ रहे हैं, इसको तो इससे तो सिक्योरिटी वीक जाएगी, IoT डिवाइस जल्दी हैक हो जाएगी, इसलिए ये यूज नहीं होता। सेम एज इट इज RSA है। RSA क्या है, पावर ज्यादा होती है इसके अंदर, मेमोरी ज्यादा, हालांकि ये एडवांस है, नो डाउट RSA भी एडवांस टेक्निक होती है एनक्रिप्शन की, लेकिन RSA के कंपैरिजन में
AES की सिक्योरिटी ज्यादा होती है और लाइट वेट भी ये होती है, क्योंकि लाइट वेट की भी तो बात हो रही है ना, सिर्फ एडवांस बात नहीं हो रही। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, विच इज AES। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिक्योरिटी प्रैक्टिस रिड्यूसेस IoT वल्नरेबिलिटीज। इन चारों में से ये बोला है कौन सी सिक्योरिटी की प्रैक्टिस, कि आप ऐसी क्या प्रैक्टिस करो सिक्योरिटी के लिए जिससे IoT वल्नरेबिलिटीज कम हो जाएं। IoT वल्नरेबिलिटीज मतलब IoT की कमजोरियां कम हो जाएं। आपके पास IoT की डिवाइस है, ऐसी क्या प्रैक्टिस करो उस डिवाइस के अंदर कि वो सिक्योर रहे। चारों में से पहले ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का मतलब क्या है कि आपने अपने डिवाइस पे कोई पासवर्ड ही नहीं, ओपन है वो सबके लिए, कोई भी आएगा यूज करेगा, कोई भी हैक कर सकता है उसको। अपने फोन पे लॉक लगाते हो कि नहीं लगाते, या खुला छोड़ देते हो उसको? ओपन रख दोगे, आपके फोन के साथ कोई भी छेड़खानी कर लेगा, क्या उससे आपका फोन सिक्योर है? बिल्कुल भी नहीं। तो ओपन एक्सेस का मतलब यही है, तो ये सिक्योरिटी का अच्छा फीचर नहीं है। वीक पासवर्ड, क्या डिवाइस का वीक पासवर्ड रखोगे? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। रेगुलर फर्मवेयर अपडेट, ये सही है। जैसे फोन के लिए बोला जाता है अपने फोन को रेगुलर अपडेट करो ताकि सिक्योरिटी के नए नए फीचर्स आप लोग इस्तेमाल कर सको। ऐसे ही IoT की डिवाइस को सिक्योर करना है तो उसके फर्मवेयर को अपडेट करो। फर्मवेयर अपडेट मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करो, ताकि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ नए जो सिक्योरिटी के फीचर्स आएंगे, एडवांस जो सिक्योरिटी के फीचर्स आएंगे, आपकी डिवाइस उनको यूज कर पाए। और अगर कोई एरर भी आता है तो उसको वो दूर कर दे। इग्नोरिंग पैच, ये भी नहीं है। पैचेस इग्नोर, पैच क्या होता है? जो हमें ये बताता है क्या एरर है इस डिवाइस में। अगर आप उसको इग्नोर करोगे, क्या वो सिक्योर है? बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स। आगे, विच टाइप ऑफ मालवेयर स्पेशली टारगेट्स IoT डिवाइसेस। अब यहाँ 4 टाइप दे रखे हैं, ट्रोजन, बॉटनेट, वर्म, स्पाईवेयर। 4 के 4 हमें पता है क्या है, मालवेयर है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है इन चारों में से ऐसा कौन सा मालवेयर है जो ज्यादातर IoT को ही टारगेट करता है, जो स्पेशली IoT को टारगेट करने के लिए बना है। ट्रोजन है, ये नॉर्मल कंप्यूटर्स को भी टारगेट करता है, ये सिर्फ IoT को टारगेट नहीं करता। वर्म है, ये सेल्फ रेप्लिकेट होता है, यानी कि हमें कुछ नहीं करना, अपने आप ही ये फैलता है। नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर भी वर्म आ जाता है। स्पाईवेयर है, नॉर्मल कंप्यूटर्स के अंदर भी स्पाईवेयर होता है, क्या स्पेशली IoT के लिए है? तो ये तीनों हो जाएंगे बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर बचेगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बॉटनेट। अब बॉटनेट क्या होता है मैंने बताया, बॉटनेट समझो अच्छे से, जो पेपर में आ भी सकता है। मालवेयर है ये, ऐसा मालवेयर जो IoT को स्पेशली टारगेट करता है। क्यों? ये क्या करता है बॉटनेट, IoT की डिवाइसेस के अंदर क्या भेज देता है? ये मालवेयर भेज देता है, यानी ऐसा कोड जिससे IoT की डिवाइस क्या हो जाती है, हैक हो जाती है। फिर मान के चलो इसने 5 डिवाइसेस के अंदर क्या कर दिया, हैकिंग के लिए मालवेयर भेज दिया, हैक कर लिया, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। फिर आपने सुना भी होगा बॉटनेट, यानी कि बोट का नेटवर्क। इस बोटनेट के अंदर हर एक जो तरह उसको क्या बोला जाता है, बोट। और बहुत सारे बोट मिलके क्या बनाते हैं, बोटनेट बनाते हैं। अब किसी हैकर ने IoT की 5 डिवाइस को टारगेट करके उनको हैक कर लिया, यानी एक बोटनेट हो गया। फिर ये क्या करेगा, इन 5 डिवाइस की हेल्प से किसी भी सर्वर को, किसी वेबसाइट को, किसी ऐप को क्रैश करने की कोशिश करेगा। इन 5 से एक साथ इतनी ट्रैफिक भेज देगा कि सर्वर की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा मैसेज उसके पास चले जाएंगे, सर्वर क्रैश हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था 5th चैप्टर के अंदर DDoS अटैक किया था, डिस्ट्रीब्यूशन डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो ये, लेकिन अगर मैं बात करूं बोटनेट की, स्पेशली ज्यादातर जो IoT में बोटनेट अटैक होता है, आपने सुना भी होगा मिराई बोटनेट IoT के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? एक बार सभी मुझे जवाब दें, सभी बच्चे बताएं मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि मुझे ये तो पता चले आप लोग एक्टिवली सुन रहे हो। स्पाईवेयर नहीं आएगा बच्चे, हाँ मिराई सही है।
क्योंकि मिराई बॉटनेट का पार्ट है। गुड। हाँ, इससे क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछना ही बंद कर दूंगी तो क्या पता आप लोग ज्वाइन तो कर रखा है पर सुन रहे हो। वेल डन। अब आगे आता है विच IoT सिक्योरिटी गोल एंश्योर सर्विसेज कंटिन्यूटी। देखो बच्चों, ये चारों समझा रही हूं, चारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, चारों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बाद में देखना, पहले इनका मीनिंग जो। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है डेटा को हिडन रखना, डेटा को बचा के रखना। डेटा को क्या रखना? हिडन, बचा के रखना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है, इंटीग्रिटी का डेटा को ये चेक करना कि डेटा एक्यूरेट, डेटा की एक्यूरेसी बोल सकते हो, एक्यूरेसी पे ध्यान देता है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ये देखता है कि कोई भी डिवाइस है वो 24/7 काम कर रही है कि नहीं कर रही। मतलब अवेलेबिलिटी ये श्योरिटी देता है, अवेलेबिलिटी क्या सिक्योरिटी देता है? वो ये सिक्योरिटी देता है कि किसी भी डिवाइस पे, मान के चलो IoT के किसी डिवाइस को हैक कर लिया, पर अवेलेबिलिटी क्या, हैक होने के बाद भी वो डिवाइस चलती रहेगी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है सर्विस नहीं रुकनी चाहिए, सर्विस 24 घंटे चलती रहनी। अवेलेबिलिटी डिसाइड करता है। इंटीग्रिटी डिसाइड करता है कि कोई भी डेटा के साथ छेड़खानी ना हो। जैसा डेटा एक यूजर दूसरे के पास भेज रहा है, दूसरे के पास वही जाए। ऐसा नहीं है कि रास्ते में किसी ने डेटा के साथ छेड़खानी कर दी, वो इंटीग्रिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है डेटा को हिडन रखना, बचा के रखना, कोई देख ना पाए। ऑथेंटिकेशन का मतलब है यूजर की डिवाइस को वेरीफाई करना। कोई भी यूजर लॉगिन कर रहा है, पहले उसको वेरीफाई करो वो सही है कि गलत तो नहीं है, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है जो ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। तो अब चारों के बारे में मैंने बता दिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? इन चारों में से IoT की सिक्योरिटी का गोल एंश्योर सर्विस कंटिन्यूटी, यहां पर छुपा है आंसर। उसने बोला इन चारों में से सिक्योरिटी के साथ साथ सर्विस की कंटिन्यूटी कौन देता है? सर्विस की कंटिन्यूटी मतलब जिसमें चाहे भूकंप आ जाए, चाहे हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, सर्विस नहीं रुकनी चाहिए डिवाइस की। कौन बता रहा है चारों में से? बताओ। मैं नहीं बता रही, सभी मुझे बताओ ऑप्शन क्या आएगा। सर्विस की कंटिन्यूटी कौन देता है? जल्दी बताएं सभी। आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए आप लोग। मैंने अभी आपको यहां लिखा भी हुआ है, कौन बताएगा? वेरी गुड, बाकी सब बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, यानी कि वेल डन स्टूडेंट्स। अब मुझे, अगर मेरा पढ़ाया हुआ 4 से 5 बच्चे, 4-5 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर एक बच्चा भी इतनी शिद्दत से पढ़ रहा है ना, तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरे एफर्ट्स काम आ रहे हैं। और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज अवेलेबिलिटी। अब चारों चीजें क्लियर है ना? पेपर में किसी से रिलेटेड भी आ सकता है, ऑथेंटिकेशन आ सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, कुछ भी, पर सर्विस कंटिन्यूटी की अगर बात की जाए तो आंसर आ जाएगा हमारे पास अवेलेबिलिटी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25, विच डिस्प्ले इज कॉमनली यूज्ड इन बेसिक IoT प्रोजेक्ट्स। अब IoT प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, IoT के अंदर अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट में अगर डिस्प्ले, कोई भी चीज हमें डिस्प्ले करवानी है, कोई टेक्स्ट दिखाना है, कोई नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम इनमें से कौन सी डिस्प्ले यूज करते हैं? क्या IoT में कुछ भी डिस्प्ले करवाना है प्रोजेक्टर यूज करोगे? नहीं। प्रोजेक्टर क्यों नहीं यूज करेंगे? प्रोजेक्टर बहुत ज्यादा पावर लेता है। IoT की डिवाइसेस क्या होती हैं बच्चों? IoT की डिवाइसेस बहुत कम पावर पे काम करती हैं और बहुत कम मेमोरी उनकी होती है। अब IoT आर्डिनो की मैं बात बता दूं, वो 5 वोल्ट पे काम करता है। क्या प्रोजेक्टर 5 वोल्ट लेता है? कितनी ज्यादा वोल्ट लेता है? IoT के साथ ये कंपैटिबल ही नहीं है। OLED टीवी कितनी बिजली लेता है? बहुत ज्यादा। अगर यहां पर अकेला OLED होता तो आ जाता, पर OLED डिस्प्ले के साथ साथ टीवी है, और टीवी तुम्हें भी पता है, घरों में भी टीवी है, कितनी बिजली वो लेता है, तो ये भी सही नहीं है। CRT क्या होता है? कैथोड
रे ट्यूब। कौन से सीआरटी, कौन से, किसको बोला जाता है, कौन सी डिस्प्ले होती थी पहले के टाइम पे? फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं, पहली जो स्टार्टिंग में जो जनरेशन थी, जो बड़ी बड़ी से कंप्यूटर होते थे, उनकी बात की जा रही है क्या आईओटी में? आईओटी के एक छोटे से टास्क के लिए हम इतनी बड़ी स्क्रीन यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आगे आता है कौन, बच गया कौन? एलसीडी। तो सही ऑप्शन हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आईओटी के प्रोजेक्ट अगर आपको बनाने, अगर डिस्प्ले यूज करनी है तो हम एलसीडी यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा हम 16:2 या फिर हम 20 समथिंग 4 टाइप की एलसीडी यूज करते हैं आईओटी के अंदर, क्योंकि ये डिस्प्ले भी छोटी होती है, पावर भी ये बहुत कम लेती है और इसकी मेमोरी भी आईओटी के अकॉर्डिंग सुटेबल होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए विच इज एलसीडी। विच पिन इज यूज टू गेट सेंसर आउटपुट? अब यहां तुम लोग बताओ, मुझे पता है सब बच्चे यहां गलती करेंगे, आप लोग बताओ, मुझे पता है आप लोग गलती करोगे। क्वेश्चन लो पहले। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ऐसी कौन सी पिन है जो सेंसर से आउटपुट लेने में काम आती है? इनमें से कौन सी पिन सेंसर से आउटपुट लेगी? आंसर मैंने ही बता दिया। इनमें से कौन सी पिन सेंसर से आउटपुट लेगी? सभी बताएं। हाँ, मुझे पता था, अपने स्टूडेंट्स को मेरे से ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता, पता था मुझे। जो बच्चे इसका आउटपुट सोच रहे हैं, इसका आउटपुट नहीं आएगा बच्चों। क्वेश्चन ध्यान से समझो, जो चीज मैं पहले बता रही थी, आईओटी में एक ही काम करना है तुम्हें, क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन समझ आ गया, तुम लगा दोगे आंसर। मैंने बोला ऐसी कौन सी पिन है जो सेंसर की आउटपुट को लेगी। आईओटी का स्ट्रक्चर देखना, ये सेंसर है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये एक्चुएटर है। सेंसर माइक्रो कंट्रोलर के पास क्या भेजता है? सेंसर ने जो डेटा माइक्रो कंट्रोलर के पास भेजा, सेंसर जो डेटा माइक्रो कंट्रोलर के पास भेज रहा है, सेंसर के लिए तो वो किसका काम कर रहा है? आउटपुट का। पर माइक्रो कंट्रोलर तो उससे वो ले रहा है, तो उसके लिए वो क्या होगी? उसके लिए वो इनपुट होगी, आउटपुट नहीं होगी बच्चों। इसको क्या बोला है? सेंसर आउटपुट को गेट करने के लिए, लेने के लिए कौन सी पिन यूज होगी? इनपुट पिन यूज होगी। सेंसर की आउटपुट लेनी है हमें, आउटपुट तो वो सेंसर के लिए है, हमने लेनी है ना उसको। माइक्रो कंट्रोलर लेगा तो वो कैसे लेगा? वो इनपुट पिन के थ्रू लेगा बच्चों, ना कि आउटपुट पिन के थ्रू। ठीक है, तभी मैं बोलती हूँ जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन समझो। मैं बार बार यही बोल रही थी, आउटपुट को लेगा, लेगा कि तुम समझ जाओ। पावर पिन पावर के लिए यूज होती है, रीसेट कोड को रीसेट करने के लिए यूज होती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अब समझ में आया सबको? हाँ, अब बी भी आ रहे हैं ऑप्शन सॉरी, राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्डिनो लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर ब्लूटूथ कम्युनिकेशन? 4 लाइब्रेरी दे रखी हैं, इन 4 लाइब्रेरी में से ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज की जाती है? अगर मैं बात करूं डबल EEPROM लाइब्रेरी की, तो ये मेमोरी के लिए यूज की जाती है, मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। पर यहां मेमोरी की बात ही नहीं की जा रही, ब्लूटूथ की बात की जा रही है। SPI, मैंने बताया था SPI की फुल फॉर्म होती है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। SPI के लिए जो लाइब्रेरी यूज होती है, SPI जो लाइब्रेरी यूज होती है, वो सीरियल पेरिफेरल यानी एक्सटर्नली, बाहर से अगर कोई डिवाइस कनेक्ट करते हो तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। वायर लाइब्रेरी वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए, अगर किसी चीज को वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तब यूज की जाती है। पर ब्लूटूथ वायर्ड नहीं है, वो तो वायरलेस है ना। बच गई कौन सी लाइब्रेरी? सीरियल। तो इसका सही आंसर ए आ जाएगा। बताती हूं सीरियल क्यों आएगा। आइए अंदर, आईओटी के अंदर हमारे पास UART होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं, आईओटी में तुमने देखा होगा TX और RX होता है कि नहीं होता? ट्रांसमीटर और रिसीवर होता ना। तो ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, ये कौन सी कम्युनिकेशन होती है?
सीरियल कम्युनिकेशन, अगर हमें अपनी आईओटी डिवाइस के साथ ब्लूटूथ अटैच करना है तो हम इस TX और RX को यूज करते हैं। TX RX सीरियल कम्युनिकेशन है। सीरियल कम्युनिकेशन ब्लूटूथ आप अटैच करना चाहते हो तो कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे? सीरियल लाइब्रेरी यूज करोगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Question number 28. Which board is popular for Wi-Fi based IoT project? Most important, 1000% पेपर में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्डिनो यूनो के अंदर वाईफाई नहीं होता, बाहर से अटैच करना पड़ता है जैसे ब्लूटूथ। लेकिन क्वेश्चन बोला इन चारों में से ऐसा कौन सा बोर्ड है जिसके अंदर ही वाईफाई लगा होता है? वो है नोड MCU। रट लो इसको। तो आर्डिनो यूनो में नहीं होता, 8051 PIC किसी में नहीं होता। नोड MCU, नोड MCU होता है माइक्रो कंट्रोलर। नोड MCU के अंदर बोर्ड के ऊपर ही वाईफाई लगा होता है, बाहर से वाईफाई जोड़ने की हमें जरूरत नहीं होती। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29. Which microcontroller family is widely used in embedded system? एम्बेडेड सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? एम्बेडेड का मतलब जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलके बने, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड सिस्टम। अब यहां बोला कौन सा माइक्रो कंट्रोलर की फैमिली यूज की जाती है। पहले तो इनको देखो, क्या सारे माइक्रो कंट्रोलर हैं इसमें? कोर i7 ये तो माइक्रो कंट्रोलर है ही नहीं, ये तो CPU है। बात हो रही है माइक्रो कंट्रोलर की। पेंटियम ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। 8086 ये भी माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। बच गया कौन? AVR। और मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी AVR फैमिली करवाई थी, एटमेल करवाई थी। तो AVR क्या है? वो माइक्रो कंट्रोलर है जो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है AVR की? अल्फ वीगर्ड्स, R से होता है RISC। किया था हमने। RISC का मतलब क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए AVR। अब आता है इस मैराथन का लास्ट क्वेश्चन। देखो इसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, PDF में भी देखने को मिलेंगे, बट आगे जो क्वेश्चन बच गए हैं मैं उसकी मैराथन डालूंगी। घबराना नहीं है, मैं उसकी क्या डालूंगी? मैराथन डालूंगी बहुत जल्द। इसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि जैसे ही वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। 30 क्वेश्चन, कहने को 30 क्वेश्चन है पर डीप हमने कितना किया इनको? 30 क्वेश्चन से हमारे 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं अगर आपने ध्यान से समझा है तो इनको। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो कंट्रोलर फीचर्स मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग समझते हो? एक टाइम पे बहुत सारे काम करना। कौन सपोर्ट करेगा? अब प्रिंटर है, प्रिंटर तो कैसी डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ये तो हो ही नहीं सकते। डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। इसने बोला कि माइक्रो कंट्रोलर ऐसा कौन सा फीचर है जो मल्टीपल टास्किंग करवाता है? मल्टीपल टाइमर इज द राइट आंसर। कि जो मल्टीपल टाइमर नाम का फीचर है, मल्टीपल टाइमर क्या करता है? वो क्या करेगा? उसके पास ना बहुत सारे टाइमर होते हैं, बहुत सारे टाइमर, हर टाइमर को अलग अलग टास्क दे देता है और हर टाइमर क्या करता है? अलग अलग टास्क करता। तो होगी मल्टीटास्क। तो इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल हाँ मानव, ये जो लाइव क्लास है ये YouTube पर अवेलेबल रहेगी। जो YouTube पे लाइव वाला सेक्शन आप देख रहे हो, लाइव वाली टैब, उसके अंदर ये रहेगी बच्चे। आप इसको रिपीट में देख सकते हो। बाकी के जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो भी मैं लेकर आऊंगी कोर्सेज, जो मैंने आपको भी प्लेलिस्ट दिखाई थी उसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए मल्टीपल टाइमर्स। तो ये क्या है बच्चों? हमारी आज की लाइव सेशन। लेकिन अभी मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग अभी चले जाओ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपको क्या करना है।
प्रैक्टिस सेट के लिए आपको जेडकिंग की ऐप डाउनलोड करनी है। इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। जो आपके दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आईओटी की, जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको नहीं पता, उनको मेरी प्लेलिस्ट दिखाओ ताकि वो भी बच्चे परेशान ना हो। अब जाने से पहले आपको एक चीज बोलूंगी। सबसे पहले तो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा थैंक्स, ताकि आप लोग ध्यान से इस लाइव क्लास को देखा, ना सिर्फ देखा, आप लोगों ने जवाब भी दिए। तो मुझे ये चीज फील हुई कि हाँ, मैं जो ये एफर्ट्स कर रही हूँ ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड डू योर बेस्ट। अपने ऊपर बिलीव करो। मुझे पता है खुद पे तुम बिलीव रखोगे तो तुम जरूर अचीव कर लोगे। एक चीज याद रखना, लोग आपको डराएंगे, कहेंगे तुझे ये नहीं आता, तू ये नहीं कर सकता, बट आप खुद के ऊपर बिलीव करो। मैं आपको बोल रही हूं तुम कर सकते हो। जितना तुम बिलीव करोगे उतना ही तुम चीजें अचीव कर लोगे। और हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी भी नेगेटिव मत होना। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिव चीजों को आप लोग अट्रैक्ट करोगे। तो जाने से पहले सभी बच्चे, मैं लाइव वीडियो एंड कर रही हूं, पर वीडियो एंड करते ही सभी बच्चे, कैसी आप लोगों को ये क्लास लगी? लाइव वीडियो एंड होते ही ये लाइव सेक्शन में वीडियो चली जाएगी, वहां जाकर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। क्या मुझे आगे भी ऐसे ही लाइव वीडियो लेनी? जो भी आप लोगों को बोलना है, ये लाइव वीडियो एंड होते ही फटाफट से लाइव सेक्शन में जाके सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं। ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। एक बार मैं देख लेती हूँ किसी का कोई डाउट तो नहीं है। मोस्ट वेलकम बच्चों। अगर देखो मैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं करूंगी तो आप लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? मेरा सपोर्ट मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। यही चीज आपको कभी नहीं भूलनी है। ये लाइव सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे एग्जाम सेंटर में बैठ के इधर उधर देखें, वो अपना 100% दे। मैं ये चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? फिर मैं लाइव क्लास एंड कर रही हूं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग ले लीजिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई डाउट नहीं है? कर दूं मैं लाइव क्लास एंड? ओके, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अभी लाइव क्लास एंड कर रही हूं मैं। एंड होते ही आप लोग फटाफट से लाइव सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करना मानव, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।